नमस्कार बच्चों। जय हिंद, जय भारत। मेरा शोहन आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम कौन सा क्लास में हैं? हम है क्लास 8 में और चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर हमारा 3 है और हम जान रहे हैं हम सिविक्स पढ़ रहे हैं। ओके, सिविक्स में हमारा चैप्टर कौन सा है? हमारा चैप्टर है हमें संसद क्यों चाहिए। तो बताइए क्यों चाहिए। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि संसद होता क्या है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें संसद को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम संसद को समझेंगे तो हमें नहीं लगता फिर हमें संसद क्यों चाहिए इसे समझने में हमें जरी से भी परेशानी होगी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, आप संसद को समझिए कि संसद होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन, कौन से दो सदन? पहला राज्यसभा जो राज्यों की परिषद होती है, एवं लोकसभा जो लोगों का सदन होता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। संसद, जिन्हें आप समूह के तौर पे समझ सकते हैं, यह शब्द आंशिक रूप से फ्रांसीसी क्रिया पार्लर से आया है, जिसका अर्थ है बोलना। जी हाँ, जो समझ में आता है क्योंकि लोगों का यह समूह कानूनों और मुद्दों के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि संसद क्या है। अब हम समझते हैं हमें संसद क्यों चाहिए। ओके, हम भारतीयों को इस बात का गर्व है। किस बात का गर्व है? तो हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। अब आप कहेंगे ये लोकतांत्रिक क्या होता है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? ओके, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था आप समझ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। लोकतंत्र एक ऐसा प्रकार का ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। जी हाँ, हम सबको समान अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो या किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, या गरीब हो, निम्न हो, उच्च हो, किसी भी स्तर के। ओके, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली में देश की जनता अपनी इच्छा अनुसार विधायक का चयन कर सकती है, या देश में समानता का मतलब एक तरह से समानता का स्थापित करने हेतु ये अत्यंत महत्वपूर्ण है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसलिए तो बोला जा रहा है ना कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। ओके, इस अध्याय में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता, अब सहभागिता आप समझ रहे हो, और लोकतांत्रिक सरकार अभी हम समझा दिए लोकतांत्रिक सरकार हमारा देश है, तो के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व, विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल हम इस पाठ के द्वारा कोशिश करेंगे हर वो विचारों को और आपसी संबंधों को समझने की। ओके, किन चीजों की? जिसमें सहभागिता हो और लोकतांत्रिक सरकार के बारे में नागरिकों की सहमति हो, और यही वे तत्व है। ओके, यही वे तत्व है जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है ना? संसद के रूप में मिलती है। हमें संसद ही के बारे में तो जानना है ना इस पाठ के माध्यम से। इस अध्याय में हम देखेंगे, क्या देखेंगे? यही देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। जी हाँ, कितना इजी है ना, कितना अच्छा बताया गया ना। ये देखिए कितना अच्छा फिगर दिया गया। इस फिगर के माध्यम से आपको देखिए एक क्वेश्चन भी आएगा इस चैप्टर में। उन क्वेश्चन को आपको एनालाइज करना और सोचना इस फिगर में क्या दिखाया गया है। ओके, और नेक्स्ट देखिए आपका टॉपिक क्या बोला जा रहा है? लोगों का फैसला क्यों होना चाहिए। लेकिन ये जो बोल रहा है एक चैप्टर हमें संसद क्यों चाहिए, इससे भी रिलेटेड एक चीज हम बताते हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमने ये अभी पढ़ा यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ में, इसमें हमें ये पता चलता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है किसी भी देश को चलाने के लिए, क्योंकि सहभागिता लोकतांत्रिक सरकार होगी जैसा कि हमारा देश है, तो उस प्रकार से यहाँ की सभी चीजें सही तरीके से चलेंगे। और ये किसके मतलब मदद के थ्रू हो पाता है? ये चीज हो पाता है संसद के हेल्प के अकॉर्डिंग। ओके, संसद के मदद से होता है, लेकिन वो कैसे होता है वो हम सब इस चीज में जानेंगे। तो संसद की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये भी क्वेश्चन इसमें बनता है ना। तो इसीलिए कि देश का ये प्रमुख है, जो जैसे भी देश का बजट पास करना हो या हमारे देश के निर्णय लेना हो इत्यादि, संसद हमारे देश के लिए प्रमुख कार्य प्रणाली है। तो जो भी देश का सही या गलत फैसला के बारे में मतलब कि हम बारे में सोचते हैं, तो इस प्रकार के हमें संसद की आवश्यकता की बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या बोलता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न दिया गया कि पिछले पन्ने पर दी गई संसद की तस्वीर के जरिए कलाकार क्या कहने का प्रयास कर रहा है।
ओके, यहाँ पर जो संसद का आपके सामने फिगर दिया गया है, इनके थ्रू कलाकार आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आप ये भी सोच सकते हैं। दिमाग लगाइए, समझिए कि क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर बहुत कुछ इस चित्र के माध्यम से आपको बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार इस फिगर के माध्यम से हमें दर्शाया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, सभी का निर्वाचित होकर के संसद में पहुंचने का अधिकार बिल्कुल है और देश के प्रत्येक नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल भी हो सकते हैं। तो इसमें सभी व्यक्तियों का अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से संसद में पहुंचने और अधिकार प्राप्त करने का हक है। ये इस फिगर के माध्यम से आपको दर्शाया जा रहा है। उम्मीद है आपको इसका आंसर मिल गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या बताया कि जैसा कि हम जानते हैं, भारत यानी कि भारत कब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। ये तो सभी आपको जानते हैं, बिल्कुल चलाया, क्योंकि ये पल भर में 1-2 दिन में तो मिला नहीं ना, 1-2 महीने में, 1-2 वर्षों में मिला नहीं। इसके लिए काफी समय तक लंबे संघर्ष करना पड़ा था। इस संघर्ष के समाज में के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, बिल्कुल थी। एक प्रकार ने हर लोगों की हिस्सेदारी थी, चाहे वो किसी भी समाज के, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, किसी भी धर्म जाति, किसी भी स्तर के हो, सभी, चाहे स्त्री पुरुष किसी भी वर्ग के हो। तो तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों के ने इसमें भाग लिया था, बिल्कुल लिया था। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे ना। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत थे। वो भी बात सही है, बिल्कुल भयभीत थे, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था ना, ब्रिटिश सरकार का चल रहा था शासन का। लेकिन इसमें एक शब्द है औपनिवेशिक शासन। ये औपनिवेशिक शासन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप तो ये जान रहे हो। औपनिवेशिक संसाधन कहने का तात्पर्य एक छोटा सा सिंपल, एक देश का दूसरे देश से कब्जा, जो कि हम लोगों का बिल्कुल था। जैसे कि हमारे पास ब्रिटेन का मतलब वहां से कब्जा किया गया था इंग्लैंड का, जिस प्रकार से हमारा उनका, जैसे ब्रिटिश सरकार का हमारे ऊपर जिस तरीके से कब्जा था हमारे देश पर, हमारी संपत्ति, हमारे संसाधन का उपयोग वो अपने देश के लिए कर रहे थे। ओके, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही तक नहीं है, उनका हमारे देश पे कब्जा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीजों पर तो नियंत्रण स्थापित हो चुका था, पूरी तरीके से हो चुका था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक विकसित देश का दूसरे, मतलब एक संपन्न देश का दूसरे राष्ट्र पर, मतलब पिछड़े हुए राष्ट्र पर अपने संसाधन को प्रयोग करना, चाहे वो किसी भी प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, तो उस तरीके का जो होता है, उस तरीके का शासन वो औपनिवेशिक शासन के तहत आता है। ओके, तो ये ब्रिटिश सरकार उस समय थी, इसलिए उस समय औपनिवेशिक शासन काल ही कहा जा रहा है आपको। तो यहाँ पर बोलता है कि वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, और लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली, बिल्कुल बदल डाली। और साथ ही साथ देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे थे। बिल्कुल धीरे धीरे ये होता गया। ये चीज होने में भी एक तरफा डायरेक्ट नहीं हुआ, काफी टाइम लगा ये चीज होने के लिए। अपनी मांगे पेश करने लगे, क्योंकि वो भी जरूरत होने लगा धीरे धीरे। और यहाँ 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की गई थी, बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे तरफ से पहला मांग किया गया था कि हमारी तरफ से भी कोई राष्ट्रीय मतलब दल, इस तरीके से कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी कि हमारा होना चाहिए, जिसमें विधायिका ने निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। ओके, और साथ ही साथ उन्हें बजट पर भी चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि पहले भारतीयों को किसी भी चीजों में दखलंदाजी नहीं करने दी जाती थी, सिर्फ वो खुद ही अपना डिसीजन लेते थे और उन पर अमल करते थे। तो ये सही नहीं था। हमारा देश, हमारा अधिकार, हमारे पे डिसीजन आप अपने अकॉर्डिंग ले रहे हो, हमें भी कुछ मौका दीजिए। तो हमारा एक संगठन बना जो कि एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मांग रखा गया, और साथ ही साथ उसमें विधायिका भी होना चाहिए, निर्वाचित सदस्य भी उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सदस्य नहीं होने चाहिए, अपने निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। बजट पर भी उसमें होना चाहिए। बजट आप जान रहे ना किस समय क्या हुआ, क्या बढ़ा घटा, हर चीज का आर्थिक तौर पर ये बजट का मतलब उस पर चर्चा होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है। प्रश्न पूछने का भी अधिकार भी उसमें मिलना चाहिए। ये सारे डिमांड्स किए गए थे हमारी तरफ से। तो 1909 में बने जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी। तो हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे थे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का और अधिकार दिया गया था और न ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मतलब ले सकते थे। तो इतना दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से नहीं छूट दी गई थी। जिनमें को वोटिंग का अधिकार हर आम लोगों को, इसमें उन्हीं लोगों को जो चुनिंदा लोग हैं, जो उच्च फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को ही बहुत इन सब का राइट दिया गया था। हर प्रकार के निम्न से डाउन, हर प्रकार के, और समानता का अधिकार एक तरफ से उस समय नहीं था, वो बताया जा रहा है आपको इसमें। और साथ ही साथ देखिए कि जैसा कि अपने पहले अध्याय में पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा ना, कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों ने किस प्रकार से हिस्सेदारी ली। राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्रता भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम खुद से अपना फैसला का हिस्सा नहीं ले सकते। इन सभी चीज़ों का विश्वास धीरे धीरे हर भारतीय में होने लगा था। उन चीज़ों को आपको बताया जा रहा है। स्वतंत्रता मिलने पर भी हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे वो कर सकती थी। बिल्कुल, अब देखिए स्वतंत्रता भी मिल गई हर चीज़, तो ऐसा नहीं है कि अब सरकार जो मर्जी वो अपनी अकॉर्डिंग करे। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा, बिल्कुल रहना होगा। और स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं, ओके, यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया और इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को अपनाया। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी का मतलब क्या होता है? वो होता है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार हो। ओके माय प्यारे बच्चों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी है देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर यहाँ तक आपको वोट डालने का अधिकार सभी लोगों को का वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब होता है? तो यही आपको बताया गया है कि सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो 18 साल से ऊपर हो उनको, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी कैटेगरी में रखते हो, कि निम्न हो उच्च हो किसी भी, सभी मतलब सभी आएंगे उसमें, चाहे पुरुष या फिर महिला हो। यहाँ पर देखिए आपको एक छोटा सा मतलब एक फिगर दिया गया है साइड में, जो कि ये बुजुर्ग व्यक्ति देख रहे हैं। क्या है इस चित्र में? एक मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओके, ईवीएम के इस्तेमाल के विधि पढ़ रहा है। ठीक है, ये 2004 के आम चुनावों के पहली बार पूरे देश में ईवीएम मतलब उसमें इस्तेमाल किया जा रहा था। 2004 की बात है। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग, आपको क्या पता है, 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई थी ना, क्योंकि मतलब मत पत्रों की छपाई के लिए, यानी कि मतदाताओं के अपने मतदान देने के लिए इनकी छपाई के लिए पेड़ों को जो काटा जाता था, तो 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। तो सोचिए कितना पेड़ काटे जाते होंगे, कितनी बर्बादी होती होगी। तो एटलीस्ट ये जो ईवीएम बनाया गया उसके इस्तेमाल के थ्रू इन पेड़ों का तो बचाव हुआ, संरक्षण हुआ, और चलिए ये बहुत अच्छा हुआ है ना। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए, और इसके पक्ष में एक कारण बताइए। अभी हमने पढ़ा ना कि सार्वभौमिक मताधिकारी क्यों मिलना चाहिए, इसके बारे में पढ़े, क्यों मिलना चाहिए। आप खुद सोचिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलेगा तब तो लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी, सहमति सब महत्व दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। इसी से सभी वयस्क नागरिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे। सिंपल सा आंसर इसका। और नागरिकों की भागीदारी और सहमति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ही तो होता है ना। अब देखिए सेकंड आपको क्या बोलता है कि क्लास मॉनिटर का चुनाव, ओके, यहाँ सेकंड में आपको क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट अभी हमने पढ़ा ना कि क्लास मॉनिटर का चुनाव शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो या विद्यार्थी द्वारा। आपकी राय में आप बताइए कि फर्क पड़ता है या नहीं, चर्चा कीजिए। अब ये चीज आपको बताना है कि बताइए फर्क पड़ता है कि नहीं। क्या पड़ता है कि क्लास मॉनिटर, यदि आपको अपने क्लास में आप बैठे हो, ठीक है, और आपकी क्लास का एक मॉनिटर आपको चुनना है, तो क्या उस मॉनिटर को चुनना शिक्षक चुनेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा या बच्चे चुनेंगे तो ज्यादा सही रहेगा? आप बताइए इन दोनों में मतलब क्या सही रहेगा, वो आपको चर्चा करना। तो आप खुद से सोचिए क्या रहेगा। मेरे तरफ से पूछिएगा तो मैं तो बच्चों की तरफ ही जाना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि विद्यार्थी चुनेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मॉनिटर चुना हुआ रहेगा। तो किसी भी मॉनिटर का कोई भी जो भी ओपिनियन होगा या कोई भी डिसीजन होगा क्लास को लेकर के, वो बच्चों को भी पसंद होगा, क्योंकि उनको उन्हीं के द्वारा वो चुना गया है। तो वो मॉनिटर भी उनके अकॉर्डिंग ही हर चीज को लेगा डिसीजन। और यदि शिक्षक चुनेगा तो बच्चों को भी दिमाग में रहेगा कि ये तो शिक्षक ने चुना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग चुना, उनको जैसा सही लगा वो चुना। ये हमारा तो इनमें कोई भी रोल नहीं लाएगा ना, हमसे टीचर ने कंसल्ट किया ना पूछा गया कि चलो बच्चों आप ही बताओ कौन सबसे किनको मॉनिटर के पोस्ट पर मतलब रखना सही होगा, कौन हर कार्य को उस मॉनिटर के तौर पे रखकर कर सकेगा। कोई राय सलाह नहीं लेगा तो हमें क्या मतलब उसमें फर्क पड़ता है। तो ये थोड़ा सा मतलब डाउन हो गया ना, तो वो सही नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो बच्चों के साथ जाना चाहूंगी कि विद्यार्थी की राय का मतलब बिल्कुल होना चाहिए मॉनिटर के चुनाव में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए लोगों और उनके प्रतिनिधि के बारे में आपको बोला जाया जा रहा है। क्या बोला जाया जा रहा है, थोड़ा यहाँ पर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधि, तो यहाँ पर आपको बोला जाया जा रहा है, क्या बोला जाया जा रहा है कि सहमति, ओके, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। प्रस्थान बिंदु होता है बिल्कुल सहमति। जब तक ना लोकतंत्र का होगा, एक एक लोगों का नहीं होगा तो विचारों का, तो फिर क्या फायदा। ओके, सहमति का मतलब क्या होता है, तो वो होता है चाह यानी स्वीकृति। आप जानते थे ना स्वीकृति होता है सहमति का मतलब। और लोगों की हिस्सेदारी, बिल्कुल हिस्सेदारी भी उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का यानी लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में इन नागरिकों
नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। ओके माय प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से लाइन बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? यही बताया जा रहा है कि स्वीकृति बहुत बड़ी चीज होती है। जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल यहाँ मॉनिटर का दिया गया ना कि बच्चों के अकॉर्डिंग यदि वो मॉनिटर होगा तो ऑब्वियसली क्लास की जो एक व्यवस्था है ना, एक व्यवस्था चाहे वो एक शांति प्रणाली के रूप में हो या फिर एक अपना स्थगित जो क्लास का जो एक होता है दायित्व, तो वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। उसमें बच्चे भी अपना सहभागिता देंगे और मॉनिटर की भी होगी। तो जब दोनों मिल जाए तो फिर क्लास में क्या कहना। ओके, फिर तो टीचर भी बल्ले बल्ले समझिए। तो यही समझिए कि यहाँ पर आपको देश के प्रति भी कहा जा रहा है, वो तो आपका क्लास तक सीमित है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन देश के बारे में देखिए कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जो प्रस्थान बिंदु है वो सहमति बहुत बड़ा रोल रखता है किसी भी चीज में। यदि किसी की सहमति से, आपकी सहमति से किसी कार्य को किया जाता है तो देखिए वो कार्य में आपको कहीं ना कहीं प्रसन्नता झलकेगी, लेकिन आपकी सहमति से नहीं किया जा रहा, वो कार्य सफल होने पर भी आपको उनमें उतना फीलिंग्स नहीं अटैच होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे कोई रोल नहीं है तो मैं क्या इसमें क्या देखूँ नहीं देखूँ, ऐसा थोड़ा सा माइंड कंसेप्ट बन जाता है। तो ये तो चलो अलग बात हुई, लेकिन फिलहाल वो बात नहीं इसमें कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है सहमति से रिलेटेड। तो सहमति का मतलब आपको क्या है? स्वीकृति है। स्वीकृति किस बात की भाई? तो ये इस बात की कि लोकतांत्रिक सरकार का जब गठन किया जाता है, सोचिए जब सरकार बनता है, इतनी बड़ी व्यवस्था जब का गठन होता होगा तो उनके कामकाज के बारे में सोचिए, फैसला लेना कितना मुश्किल होता होगा ना, हर छोटे से छोटे बड़े, क्योंकि लोगों का हर चीज उसमें इन्वॉल्व होने से थोड़ा सा और भी ज्यादा मदद भी मिलता है। और साथ ही साथ इसका एक लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यही होता है कि क्यों उसको मतलब लोकतंत्र का सोच इस तरीके से बनाया जाए। तो व्यक्ति या नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है कि सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों का मतलब आस्था होनी चाहिए। वो एक तरह से सरकार से इन्वॉल्व होकर काम करेंगे ना, तो एक तरह से ये हमारा जो व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था कहिए, शासन व्यवस्था कहिए, सभी के सभी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। क्योंकि दोनों की मंजूरी के अकॉर्डिंग मैं यही समझती हूँ कि किसी भी कार्य को करने से सही तरीके से वो कार्य सफल होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है कि व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। आखिर ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि व्यक्ति सरकार को मंजूरी कैसे देता होगा। आपके मन में चलेगा कि अरे चलो व्यक्ति हम सब दे देते हैं मंजूरी, तब सरकार उस अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन हम मंजूरी कैसे देते हैं ये भी तो मायने चलता है ना। जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। आप सोचेंगे सरकार हमारे अकॉर्डिंग तो बोलता तो है कि चलो आपकी मंजूरी, लोकतांत्रिक सरकार है तो आप लोगों की जब तक मंजूरी नहीं होगी हम इस कार्य को नहीं करेंगे, आपकी मंजूरी हमें बताइए, दर्शाइए, तो मतलब वो कार्य किया जाएगा। आप कहेंगे हाँ हम ये कम मंजूरी दिए थे तब तो ये काम आज हो रहा है ना, क्या हमने देश के चलो प्रधानमंत्री का चुनाव किया तो आज नरेंद्र मोदी है, तो क्यों है? कभी न कभी हम लोगों ने उन्हें चुना तब तो वो है ना। तो आखिर ये चुना कैसे कैसे हम लोगों ने उनको दिया? तो वो दिया हमने अपने चुनाव के थ्रू। ओके, मंजूरी था वोटिंग के थ्रू। तो लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है कि जैसा कि आपने पढ़ा है कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव होता है। चुनाव के थ्रू सरकार आपकी मंजूरी को समझ पाएंगी कि आप में क्या हाँ है क्या नहीं, जिसमें जिस चीज का सबसे ज्यादा वोटिंग होगा इट मीन्स वो सही फैसला होगा जनता की ओर तरफ से। ये सरकार का सोच है, यही चीज मंजूरी मतलब आता है लोगों। तो लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। अब आपको समझ में आया? देखिए संसद को भी यहाँ पर किसे कहा जाता है अच्छे से बताया गया। ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है ना, सरकार को चलाने का सही तरीके से किस तरीके से चलना है, कैसे नहीं चलना है और नियंत्रण में रखने का कार्य कौन करता है? संसद करता है, यानी कि वो मार्गदर्शन दिखाती है। ओके, तो इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। ओके, तो ये तो हम चलिए समझ गए। यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया गया है आपको। क्या फिगर दिया गया है? इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बताया जाया जा रहा है। देखिए तो ये फिगर में दिखाया जाया जा रहा है किस तरीके से। तो प्रतिनिधियों का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचर्चित हो चुके होंगे, बिल्कुल आप पढ़ चुके होंगे। सरकार के विभिन्न स्तरों प्रतिनिधित्व का चुनाव किस तरीके से किया जाता है और इसके प्रति निम्नलिखित में से देखिए यहाँ आपको अभ्यास भी दिया गया है दोहराने के लिए, और इन अभ्यासों को आप कीजिएगा तो और भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों, और आप इस चैप्टर से और भी अच्छे से जुड़ाव कर पाएंगे। तो इस जो अध्याय यहाँ पर आपको दिया गया है इसे आप बिल्कुल कीजिए, है ना, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। न हो पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, इसका आंसर मैं बिल्कुल ही दूंगी। पर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर जो हमारा सदन है उसके देखिए फिगर 2 भागों में यहाँ दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या दिया गया है यहाँ देखिए, भारतीय संसद में देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है।
इसके दो सदन है। पहला कौन सा सदन है, वो राज्यसभा और दूसरा लोकसभा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में प्रारंभ में ही आपको चैप्टर में बता रखा था ये बात। ओके, कि जहां पर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति ओके तथा दो सदन होते हैं। क्या चीज में, संसद में भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है और भारतीय संसद में राष्ट्रपति के साथ साथ दो सदन होते हैं। कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा कौन, जो राज्यों के परिषद होते हैं, लोकसभा जो लोगों का सदन होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो वो वही बात आपको यहाँ पर बोला जाया जा रहा है। प्लस आपका जो ये दूसरा फिगर यहाँ पर दिया गया है, ये दूसरा फिगर आपको बोला जाया जा रहा है। क्या बोला जाया जा रहा है कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। बिल्कुल, यहाँ जो उप राष्ट्रपति आपको कह रहा है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी वो सभापति है, उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो राज्यसभा का सदस्यता में जिस प्रकार से देश के प्रति जो भी फैसला वो सभी चीज ये लेते हैं। और थर्ड पॉइंट आपको क्या कहता है, और थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आपको, ये जो यहाँ पर फिगर दिया गया है। थर्ड पॉइंट पे आपको लोकसभा के बारे में कहा जा रहा है कि लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता किनके, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये तीनों फिगर आपके सामने देखिए दिया गया है। ये संसद है, जो पहला फिगर आपके सामने दिया गया है। संसद में आपको बता दिया गया है कि दो इसके मुख्य सदन होते हैं, जो मैंने शुरुआत में भी बोला था, राज्यसभा और लोकसभा। ओके, जो राज्यसभा होता है वो आपका ये ऊपरी सदन होता है, लोकसभा निचली सदन होता है। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कि कुल सभा के, यानी कि राज्यसभा की आपको बात करेंगे तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, यानी कि आपको टोटल 245 सदस्य, 245 सदस्य आपको बताया गया। और यहाँ लोकसभा में आपको 545 बताया गया है ना। दोनों का देख लीजिए डिफरेंसेस कितना कितना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ का चुनाव कौन करता है, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। अब आपको मुझे बताना मेरे प्यारे बच्चों कि उपराष्ट्रपति अभी कौन है हमारे देश का। ओके, क्योंकि राष्ट्रपति तो आप जान रहे होंगे, मैंने शुरुआत में ही उनका फिगर दे दिया है। उपराष्ट्रपति का नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में मेरा जरूर लिखिएगा। हम जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है संसद की भूमिका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनकी भूमिका, संसद के बारे में तो हमने जान लिया, अब संसद की भूमिका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इनके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है। लेकिन वीडियो में हम संसद की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपको इनसे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे आराम से कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। और ये आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, मुझे इस टाइप का वीडियोज और भी बनाने चाहिए। और यदि आप आगे और भी सिविक्स रिलेटेड इनका एनसीईआरटी का पूरा देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम अगला मिलते हैं अपने